हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मधुसूदन गोयल एंड वेलकम टू द अपना स्कूल। आज हम लेके आए हैं सामान्य हिंदी, जो आपका वर्ष 2023 का आज 16 तारीख दूसरा महीना और 2023 का जो आपका जो पेपर हुआ है सेकंड मीटिंग के अंदर, हम लेके आए हैं आज उसका सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को इंतज़ार होगा इस चीज़ का और आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं इसके द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा, जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था इसके अंदर आया था विचार और वितर्क के लेखक हैं। इसमें चार ऑप्शन थे आपके, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या राय कृष्णदास। तो यहाँ पे जो आपके जो इसके लेखक हैं आपके विचार और वितर्क के, वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाता है थर्ड सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद किसकी रचना है आपका? पहला जो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको कल्पवृक्ष, दूसरा है ठेठ हिंदी का ठाठ, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मोटी माटी हो गई सोना, और चौथा दे रखा है तट की खोज। तो बेटा इसके अंदर आपके चार ऑप्शन है। तो हमसे पूछा गया था अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद की रचना क्या है, तो इसका आंसर है आपका ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, ये जो कल्पवृक्ष है बेटा, ये किसकी रचना है आपकी? कल्पवृक्ष है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। ठीक है, माटी हो गई सोना, ये जो है आपकी, यह है कन्हैया लाल मिश्र की। ठीक है ना, कन्हैया लाल मिश्र। ठीक है, ये किसकी है बेटा? ये है कन्हैया लाल मिश्र की माटी हो गई सोना। कल्पवृक्ष है वासुदेव शरण अग्रवाल की। और इसके अंदर दो चौथी आपकी जो रचना दे रखी थी तट की खोज, तट की खोज है बेटा ये आपकी हरिशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो ये है आपकी हरिशंकर प्रसाद की। ठीक है, हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, हमसे पूछा गया था अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद की क्या है रचना, तो हमारे इसका ऑप्शन नंबर आ जाता है सेकंड सही। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नीड़ का निर्माण फिर जो नीड़ का निर्माण फिर है, ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा, नाटक है, संस्मरण है या निबंध है? तो बेटा अगर हम बात करें नीड़ का निर्माण फिर ये लिखा किसने है, तो आपको पता है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, तो उनकी ये रचना है। लेकिन आपसे पूछा गया है किस विधा की रचना है। तो बेटा अगर हम देखते हैं तो चार ऑप्शन है, आत्मकथा है, संस्मरण है, नाटक है या निबंध है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नीड़ का निर्माण फिर ये है बेटा इनकी आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो यहाँ पे चार निबंध संग्रह दे रखे हैं। एक तो विचार प्रभा दिया हुआ है, एक दे रखा है पृथ्वीपुत्र, एक दे रखा है तब की बात और थी, और फोर्थ है क्षण बोले कण मुस्काए। तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? तो बेटा हरिशंकर परसाई का जो निबंध का संग्रह है ये है तब की बात और थी। ठीक है ना, लेकिन अगर हम अदर उनके बारे में देखें, विचार और प्रभा, ये किसकी रचना है? तो बेटा ये है आपकी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है ना, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इनकी है ये। अगर हम पृथ्वीपुत्र के बारे में बात करें तो पृथ्वीपुत्र किसकी रचना थी बेटा? तो पृथ्वीपुत्र है आपकी वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ठीक है जी, तो पृथ्वीपुत्र है वासुदेव शरण अग्रवाल जी पृथ्वीपुत्र। और क्षण बोले कण मुस्काए, तो इसका है बेटा कन्हैया लाल प्रभाकर। ठीक है ना, तो कन्हैया लाल प्रभाकर जी इसके रचयिता हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर घ था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया हरिशंकर परसाई जी की रचना, तो इसका आंसर क्या आएगा? तब की बात और थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका, यह हम सब जानते हैं, उद्दंड मार्तंड जो है ये इसके आपके संपादक कौन थे? तो इसमें चार ऑप्शन है, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी जी या फिर आपका युगल किशोर जी। जुगल किशोर भी लिख देते हैं कुछ जगहों पे। तो बेटा इसका जो ऑप्शन नंबर सही है ये बेटा फोर्थ है, युगल किशोर शुक्ल। ठीक है, ये कौन है? हिंदी की जो प्रथम पत्रिका थी उद्दंड मार्तंड, उसके संपादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त ने कौन सी रचना लिखी है आपकी? रसकलश, सिद्ध राज, कामायनी, लहर या फिर जो है आपका, ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी रचना है इसमें से? तो बेटा मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है इसके अंदर सिद्धराज। ठीक है ना, तो मैथिली शरण गुप्त जी की है सिद्धराज। तो बेटा रसकलश किस चीज़ की है? तो रसकलश है बेटा अरिहोद जी की। ठीक है ना, इसके अंदर जो रसकलश है वो है अरिहोद जी की। कामायनी ये आपको बताइए जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ये वाली आपकी। और बेटा अगर हम बात करते हैं लहर के बारे में, तो ये भी जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, तो बेटा इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका मैथिली शरण गुप्त, तो इसका ऑप्शन नंबर है 2 सिद्धराज। प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। तो बेटा इनमें आपके चार कवि दे रखे हैं। पहला है नाम नरेश त्रिपाठी, दूसरा है बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा है नागार्जुन और चौथा है डॉक्टर नागेंद्र। तो बेटा अगर हम बात करते हैं प्रगतिवाद के सशक्त कवि, तो ये हैं बेटा आपके नागार्जुन जी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस्को अभी दूर नहीं, मॉस्को अभी दूर नहीं के रचयिता कौन है बेटा? आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, त्रिलोचन, रामस्वरूप शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपके इसके रचयिता हैं मॉस्को अभी दूर नहीं, तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर आएगा 4, शिव मंगल सिंह सुमन, ये इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यज्ञ के संपादक में कुल कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए? तो आपको पता है बेटा इन्होंने तार सप्तक की वो करी थी, तो इनके अंतर्गत जो इनके जो आपके तार सप्तक प्रकाशित हुए, 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए या 4 हुए? तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 4। इन्होंने टोटल 4 तार सप्तक निकाले थे, ठीक है ना, तो इसका आंसर है आपका 4। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उन्होंने अलग अलग रचनाएं लिख रखी हैं। इनमें एक है दे रखा आपको लोकायतन पर, या कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, या ग्राम्या पर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, रचना नहीं पूछी गई, आपसे पूछा गई है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? तो बेटा इनको मिला था चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है बेटा, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 2 खंड थे जिसमें ये आपके MCQs थे। अब जो नेक्स्ट खंड है इसके अंदर, तो बेटा इसके अंदर जो आपको आया है प्रश्न संख्या 3, इसके अंदर आपको पता है कुछ गद्यांश आपको दिए जाते हैं इसके अंदर, और इस गद्यांश में से आपको 2 अथवा में दिए जाते हैं। एक तो आपको ये ऊपर दिया गया है और एक दूसरा दिया गया है ये आपको, ठीक है ना। तो इससे संबंधित आपके 5 प्रश्न हैं जिसके लिए 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। तो बेटा इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो वीडियो लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगी वीडियो की, इसलिए मुख्य मुख्य चीज़ें थोड़ी सी हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो बेटा सबसे पहले तो है विज्ञान की प्रगति के कारण। इसके अंदर आपको पता है पहला पूछा गया है आपका गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या। अंश जो रेखांकित अंश हैं, ये जो आपको रेखांकित करके आंसर दे रखे हैं, इनकी हमें व्याख्या करनी है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से कुछ अन्य प्रश्न भी आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। तो बेटा ये वाला जो आपका जो गद्यांश है ये आपका लिया कहाँ से गया है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो विज्ञान और प्रगति, तो वो चीज़ आप किसके अंदर डाल देते हैं, आप संदर्भ वगैरह में, और इसके प्रश्नों के आप उत्तर दे देंगे, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स के अंदर ये वाली चीज़ आएगी आपकी। इसी प्रकार से आपको कुछ क्या दे रखा है, आपको जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये है, इससे संबंधित आपके कुछ 5 प्रश्न दे रखे हैं आपके। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ के अंदर आपको पता ही है कि हम उसमें लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, जैसे अगर मैं इसी के बारे में बात करूं, जो कुछ इस संसार में हम देखते हैं, तो ये वाला जो लिया गया है बेटा ये है हम और हमारा आदर्श। क्या है इस वाले पाठ का नाम, हम और हमारा आदर्श, ठीक है। ये किसके द्वारा रचित है बेटा, ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके लेखक हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके 2 आपको किस में मिलते हैं बेटा, आपके पद के अंदर मिलते हैं, जिनमें से आपको वही 5 प्रश्न मिलेंगे 2-2 नंबर के प्रत्येक, ठीक है। जो इस टाइम पे नया जो आपका सिलेबस का जो रूपरेखा रखी गई है तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन पेपर आया था। इसके अंदर अगर हम बात करें, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं जो निरूपाय, तो ये वाला अगर हम बेटा पद्यांश के बारे में बात करें तो ये वाला बेटा श्रद्धा मनु से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आपका श्रद्धा मनु से खंड से लिया गया है, जो कि किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। तो बेटा अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये वाला बेटा पाठ है, मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने आहुति बनकर देखा, ठीक है। ये इस वाले पाठ में से है लिया गया। और बेटा इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, आपके अज्ञ, ठीक है। तो अज्ञ जी इसके रचयिता हैं, तो आप इसके बारे में लिख के देख सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आपको पता है कि इसके अंदर आपका एक तो गद्य में से और एक पद्य में से आपके 3-3 कवि हैं, जो इस बार आया हुआ है 2023 के अंदर, 2023 के अंदर। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। इनमें से किसी एक की आपको क्या लिखनी थी, साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियाँ लिखनी थी। ऐसे ही जो पद में से आया हुआ है वो आया हुए हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर जी और मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है, इनके बारे में। और इसी में बेटा अगर मैं आगे बात करता हूँ तो आपको पता है कि इसके अंदर आपकी कुछ जो एकांकी हैं, कुछ कहानियाँ हैं, उसमें से आपकी बहादुर की तो कथा वस्तु आई हुई थी, और पंचलाइट और ध्रुव यात्रा के ऊपर आपका उद्देश्य कथन आया था। जब हमने अभी पीछे सिलेबस भी डिस्कस करा था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आप अगर इसके अंदर उद्देश्य कथन लिख के आते तो बड़े आराम से, क्योंकि अधिकतम 80 शब्द आते हैं, 5 नंबर का बड़े आराम से करके आ सकते हैं।
इसके अंदर भी हमने बात करा था इसमें पीछे जब हमने इसके बारे में डिस्कस करा था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी कि हमारा जो अगर अलग अलग जनपद के अलग अलग आता है। अगर मैं बात करूं कि हापुड़ जनपद के बच्चों को किस काम मतलब कौन सा खंड काव्य करना था, तो उनको इसके अंदर करना था आपका श्रवण कुमार खंड काव्य, ठीक है ना। तो इसमें अयोध्या सर्ग आया था और दशरथ जी का चरित्र चित्रण आया था। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं खंड ख की ओर आ जाते हैं, तो खंड ख में अगर मैं बात करूं तो संस्कृत से रिलेटेड आपकी चीज़ें आई हुई हैं इसके अंदर। तो संस्कृत खंड में से आपको क्या करना था, आपको बताया कि इसमें संदर्भ सहित आपको क्या करनी है, इसके अंदर अर्थ लिखना होता है, और जो कि आपका 7 नंबर का आता है ना। 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का क्या आता है इसके अंदर अर्थ लिखने के लिए। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं आपकी आई हुई। तो बेटा इसमें जो हमारा पहला पैराग्राफ आया वो आया है अस्माकम रामायण महाभारतो। तो बेटा ये कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये वाला है आपका संस्कृत भाषाया महत्तम। क्या है बेटा आपका संस्कृत भाषाया महत्तम, ठीक है। तो आप इस वाले चैप्टर में जाके आप इसको देख सकते हैं, आप आराम से इसका अर्थ वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये और बेटा दूसरा जो है आपका हंसराज आत्मनः चित्तरुचित, ये जो आपका पाठ आया हुआ है बेटा ये है आपका एक है नृत्य जातकम, ठीक है ना, नृत्य जातकम। तो नृत्य जातकम नामक आपका एक संस्कृत में पाठ है, आप उसमें जाके आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका अर्थ मिल जाएगा। बेटा इसमें भी आपका एक गद्य में से आता है और किस में से आता है, एक पद में से लिखने के लिए आता है। तो आपका एक इसमें आता आया हुआ है इसमें इस साल प्रीणति य चुरीते, है ना, पित्रम स पुत्रो। तो बेटा ये वाला जो आपका पद वाला जो आपका ये पार्ट आया हुआ है, ये वाला आया हुआ है सुभाषी रत्नानी, और इसमें ना ये ऋषियो राक्षसी माहू, तो ये वाला भी बेटा सुभाषी रत्नानी में से आया हुआ है, और ये दोनों के ही दोनों आपके सुभाषी रत्नानी में से आए हुए हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो आई होप आप करके आए होंगे। बेटा इसमें आता है आपको कुछ 4 मुहावरे मिलते हैं, उनमें से किसी एक का आपका वाक्य प्रयोग करना होता है अर्थ के साथ, ठीक है ना। आंखों में धूल झोंकना, अर्थात आप जानते हो किसी को धोखा देना, जहाँ चाहाँ वहाँ रहा। अगर हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं उसको करके मानते हैं, तिल का ताड़ बनाना, छोटी ही चीज़ को बड़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है ना। और ढूल के धोल सुहावने होते हैं कि दूर की चीज़ें हमें क्या लगती हैं, अच्छी लगती हैं। जिस प्रकार अगर मैं कहने लग जाऊँ कि पहाड़ पर रहने वाले व्यक्तियों, है ना, या पहाड़ दूर से हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वहाँ का जो जनजीवन है ना, वहाँ के लोगों को ही पता है कि कैसा है या कितना कठिन है, ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कुछ इस तरह से आप इनके वाक्य प्रयोग बड़े आराम से करके एक नंबर का अर्थ है और 1 नंबर का क्या है आपका वाक्य प्रयोग करके आप बड़े आराम से नंबर ले सकते हैं। चलिए मेन आती है बेटा यहाँ पे कुछ संधि वगैरह से संबंधित ये कुछ प्रश्न थे जिनको हम देखेंगे अब। तो बेटा पहला ही आपका इसके अंदर जो प्रश्न है वो है महेश्वर, ठीक है ना, महेश्वर का संधि विच्छेद। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे महेश्वर। तो बेटा इसमें पहला ऑप्शन दे रखा महेजमा ईश्वर, महाजमा ईश्वर, महाजमा ईश्वर, महिजमा ईश्वर। तो बेटा अगर हम महेश्वर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं महेश्वर, ठीक है ना, तो महेश्वर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो बेटा इसका आता है महाजमा ईश्वर। बेटा कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ईश्वर में आपको पता है ईश्वर के अंदर बड़ी ई बनती है, ठीक है ना, इंद्र के अंदर छोटी ई बनती है, तो महाजमा ईश्वर। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर स सही है, ठीक है। उपर्युक्तम, तो उपर्युक्तम बेटा आप खुद ही देखो, ऊपर जमा उक्तम आएगा या ऊपरी जमा उक्तम, उप जमा युक्तम आएगा। तो इसमें याद रखा करो दोनों चीज़ें ना सार्थक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उपर्युक्तम में जो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर आएगा ब, ऊपरी जमा उक्तम, तो उपर्युक्तम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाव का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, पाव का। तो बेटा इसमें कौन सा संधि विच्छेद आएगा, तो पाव का में आता है पाव जमा अकहा, तो ये संधि विच्छेद है इसमें पाव का। अगर हम बात करते हैं तो ये आपके कुछ इसमें 3 ऑप्शन ये थे आपके, एक आया है आपका किसके अंदर आपका विभक्ति तथा वचन से संबंधित। तो अगर हम बात करें आत्मना के बारे में, तो बेटा आत्मना के अंदर आत्मना अगर हम शब्द के बारे में बात करें तो आत्मा शब्द के ये जो रूप हैं आपके, तो आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन कौन सी आएगी, तो बेटा इसमें विभक्ति और वचन आती है इसके अंदर तृतीय विभक्ति एक वचन, ठीक है ना, आत्मना, ठीक है ना, नानी ने करके इसमें एक चीज़ आती है, उसके ऊपर एक में छोटा सा, वैसे तो अभी ये पेपर हो ही चुका है आपका। और आपकी अगला ही इसमें ही नामने वाला आया हुआ है, तो नामने वाले में अगर हम बात करते हैं तो नामने में आएगा बेटा चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो इसमें आपका कुछ शब्द युग में मिलते हैं इसके अंदर ना, पढ़ने में थोड़े से एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। एक तो सुत है और एक शूत है, ठीक है ना। तो सुत माने क्या होता है, शूत माने क्या होता है, तो आपने वो जरूर सुना होगा कर्ण के बारे में, सुत पुत्र, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे जो सुत माने होता है, सुत का मतलब होता है बेटा आपका, एक तो सुत का और एक होता है शूत। तो सुत माने होता है बेटा पुत्र और शूत माने होता है सारथी, ठीक है ना। तो शूत पुत्र और सुत माने
पुत्र। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पुत्र और सारथी। तो ये जो सुत है इसका मतलब है पुत्र और शूत का मतलब होता है सारथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आपका जलद और जलधि। तो जलद माने क्या होता है, जलद। तो बेटा जब भी लास्ट में द है, द का मतलब धारण करने वाला, तो जल को धारण करने वाला क्या हो जाएगा आपका बादल। और बेटा जलधि आपको पता है ये समुद्र का पर्यायवाची होता है, तो बादल और समुद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाता है सही। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है निम्न में से शब्दों में से किसी एक के शब्द के दो अर्थ लिखिए। अब बेटा दो अर्थ लिखने का मतलब है कि यहाँ पे इसके दो अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं आपके, जैसे अगर मैं भुजंग के बारे में बात करूँ या हार के बारे में, पट या अर्क के बारे में, तो बेटा भुजंग आपको पता ही है, ये तो आपको सभी को पता होगा, सर्प या सांप भी कह देते हैं हम इस चीज़ को। और बेटा कुछ जगहों पर भुजंग का मतलब जो है बेटा यहाँ पे कुछ जगहों पे पति के लिए भी बोला जाता है। तो सर्प और पति डाल सकते हो आप इसके अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ वहीं पे हार के बारे में, तो हार तो आप पराजय कह सकते हो, डिफीट किसी को पराजित कर देना, तो और एक हार जब हम किसी के गले में फूलों का हार अर्थात माला है ना, या आभूषण करके आप इस चीज़ को बोल सकते हो। तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं, पराजय और माला। इसी तरह से पट, तो पट के भी बेटा दो अर्थ आ जाते हैं। तो एक तो वस्त्र को हम पट बोल देते हैं बेटा, और एक दरवाजे को भी हम क्या बोल देते हैं, पट। तो वस्त्र तथा दरवाजा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ अर्क के बारे में, तो अर्क बेटा सूर्य को भी अपन क्या कहते हैं, अर्क कहते हैं। ठीक है ना, और दूसरा काढ़ा कहते हैं ना कि उसका अर्क निकाल के पी लेना चाहिए, तो काढ़ा या दवाई के लिए भी हम अर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या नाम है, किए गए उपकार को न मानने वाला। बेटा अगला इसमें दे रखा है किए गए उपकार को न मानने वाला। इसके लिए हमें एक शब्द का हमें चयन करना है। तो किए गए उपकार को न मानने वाले को बोलते हैं बेटा कृतज्ञ। क्या बोलते हैं इसके अंदर, कृतज्ञ। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बहुत कम बोलने वाला, ठीक है ना, तो बहुत कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, अल्पभाषी बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं या मितग्राही बोलते हैं। तो बेटा बहुत कम बोलने वाले को बोलते हैं मितभाषी। जैसा आपको देखा होगा बहुत कम खर्च करने वाला मितव्ययी, बहुत कम बोलने वाला मितभाषी। ठीक है ना, तो उसी तरह से है ये। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर आया हुआ है किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इनमें से आपको 4 वाक्य मिलेंगे, कोई से भी आपको किन्हीं 2 वाक्यों को हमें इसमें क्या करना है, शुद्ध। तो पहला है आपको दे रखा तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, और आगे लगा रखा विस्मयबोधक चिन्ह। तो बेटा अगर हम इसको शुद्ध करने लग जाएं, तो तुम कुर्सी पर बैठे हो, तो आप इसमें तो को काट सकते हो, तो थोड़ा सही आ जाएगा, और इसमें पूर्ण विराम लग जाएगा लास्ट में। तो तुम कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले। अब देखो अनेक ना अपने आप में ही क्या है, बहुवचन है। तो अनेकों, तो यहाँ पे भी ओ की मात्रा लगाना सही नहीं है। तो इसमें आप बोल सकते हो कि तालाब में अनेक कमल खिले हैं, या इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं ना। हाँ, तालाब वो मेरे मुंह से निकले था, तो आप इसमें बोलेंगे इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में बात करें, तो नेक्स्ट में दे रखा है आपका कृपया अनुमोदन की कृपा करें। अब देखो बेटा यहाँ पे भी आपने कृपा लगा दिया, यहाँ पे भी कृपा लगा दिया, तो ये है ना थोड़ा अच्छा सा नियम। तो इसका मतलब ये अशुद्धि के तौर पे आप इसको इसमें से हटाना पड़ेगा एक को। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कृपया अनुमोदन करें, है ना, कृपया अनुमोदन करें। तो करने की कृपा करें को नहीं लिखो, आप लिखो कृपया अनुमोदन करें। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट के बारे में बात करें, आप प्रातःकाल के समय आइएगा। तो बेटा प्रातःकाल मॉर्निंग टाइम ये अपने आप में ही समय है, तो के समय लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो हम केवल क्या लगाएंगे, आप प्रातःकाल आइएगा। तो यहाँ पे के समय हट जाएगा, यहाँ पे अनेकों में ये ओ की मात्रा हट जाएगी। तो इसमें क्या रह जाएगा, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, और इसमें तो हट जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आप इनमें से 4 में से 2 बिल्कुल सही करके आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, तो बेटा इसके अंदर आपका श्रृंगार में से, है ना, मतलब रसों में से आपका, और एक अलंकार में से, और एक रसछंद अलंकार, है ना। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं, तो इसमें से आपके 2 चीज़ें पूछी गई थी, एक तो करुण रस और शांत रस। ठीक है ना, जिसमें आपको उदाहरण सहित इसकी क्या लिखनी थी, परिभाषा लिखनी थी। एक ऐसे ही अनुप्रास और रूपक अलंकार, ये आपको पता ही, जहाँ पे एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार। राजा रघुपति राघव राजा राम बोल सकते हो, तरनी तनुजा तट तमाल बोल सकते हो। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में, है ना, उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना, ऐसी चौपाई और सोरठा आप इसको करके आए होंगे बिल्कुल। ठीक है बेटा, इसके अंदर आपके 2, आपको एक तो पत्र आया था, और एक बेटा आपके लिए इसमें आवेदन पत्र लिखने के लिए आया था। दैनिक पत्र के संपादक के, है ना, के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना था, और एक बैंक प्रबंधक के लिए था। ठीक है, कुछ इसमें से 6 नंबर की आती है बेटा ये, और आपकी बहुत ही प्यारे प्यारे आपके कुछ इस बार वो दिए गए थे आपके, हाँ, निबंध, जिसमें भाषा शैली पर अपनी भाषा शैली में आपको निबंध लिखना था। एक तो कृषक जीवन, किसान का जीवन, ठीक है, की त्रासदी,
किस तरह से वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कारण और निवारण, तो उसमें आप क्या कारण है और क्या निवारण है। और महिला आरक्षण की सार्थकता और बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इस बार क्वेश्चन पेपर रहा है ना। अच्छा पेपर था, ना ही तो हम इसको ज़्यादा आसान कहेंगे और ना ही ज़्यादा हम इसको हार्ड कहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये आज का जो हमारा सेशन था ये अच्छा लगा होगा, और आप यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आगे की सभी विषयों से संबंधित जितने भी पेपर होंगे उनके ऊपर हम ऐसे ही विचार चर्चा करेंगे, और आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।